हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। आपके पास भाषाएं दी गई हैं, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली और प्राकृत। आप लोगों ने ध्यान से प्रश्न को सुनना है, ऑप्शंस को देखना है और उसके बाद ही अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कालक्रम के अनुसार भाषाओं का सही अनुक्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। हमारा अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। आपके पास ऑप्शन है हरियाणवी साहित्य, अवधी साहित्य, मैथिली साहित्य या राजस्थानी साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासक ने प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह पर रोक लगा दी थी। आपके पास ऑप्शन है सत्याग्रह, पंच परमेश्वर, सोजे वतन, बड़े घर की बेटी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह सोजे वतन पर अंग्रेजी शासकों ने रोक लगा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1863 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1888 ईस्वी या 1873 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1883 ईस्वी है। इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, शिव सिंह सेंगर है। ठीक है, इसमें कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, तो 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। आपको बताना है कि इनमें से हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में है आपके पास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि रामकुमार वर्मा का है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओ जी का है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, यह व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, कणहप्पा, स्वयंभू या देवसेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हरिवंश पुराण के रचनाकार स्वयंभू जी हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि रिठनेमी चरेयु का ही दूसरा नाम हरिवंश पुराण है, जिसमें कृष्ण चरित्र का सबसे पहले वर्णन किया गया है। ठीक है, हरिवंश पुराण किसका दूसरा नाम है, तो रिठनेमी चरेयु का ही दूसरा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्तियां दी गई है, भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, कबीर, केशव या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। भूषण बिनु न विराजे कविता बनिता मित किसकी पंक्तियां है ये। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। केशवदास जी की पंक्तियां है ये। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। आपके पास ऑप्शन है प्रेम की पीर को, लौकिक प्रेम को, प्रतीकात्मक प्रेम को या दार्शनिक अभिव्यक्ति को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है, उसका चयन करना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रेम की पीर को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। आपके पास रचनाएं दी गई है और उनके रचनाकारों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 में है हंसावली, असायत, मधुमालती, मंजन, रूपमंजरी, आलम, चिताई वार्ता, नारायण दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। असंगत का चयन करना है आपको और साथ में फिर ये बताना है कि यह रचना फिर किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रूपमंजरी आलम की रचना नहीं है, किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, नंददास जी की रचना है। ठीक है, हंसावली असायत की है, मधुमालती मंजन की है, रूपमंजरी किसकी है? नंददास की है, चिताई वार्ता नारायण दास की है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है त्याग और बलिदान, नारी उत्थान, पूंजीवाद व्यवस्था या सामाजिक शोषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि गुंडा कहानी, इसके रचनाकार कौन है, किसकी कहानी है ये? बिल्कुल सही, गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। अब बताइए आप कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। गुंडा कहानी का उद्देश्य क्या है? त्याग और बलिदान। इसका एक प्रमुख पात्र है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। उस पात्र का नाम है ननकू सिंह। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मंजूर भगत का कहानी संग्रह है, मंजूर भगत जो है वो किसका कहानी संग्रह है? आपके पास ऑप्शन है, नो, मंजूर भगत का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है गुलमोहर के गुच्छे, सफेद कौवा, 52 पत्ते, एक जोकर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मंजूर भगत का कहानी संग्रह, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ये सारे कहानी संग्रह किसके हैं? तो मंजूर भगत के हैं। गुलमोहर के गुच्छे 1974 का है ये इनका। ठीक है, सफेद कौवा ये भी मंजूर भगत का है, 1986 ईस्वी का। 52 पत्ते एक जोकर ये भी मंजूर भगत का कहानी संग्रह है और इसका समय जो है वो माना जाता है 1982 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निज वृत्तांत आत्मकथा के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित तोताराम, अंबिकादत्त व्यास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निज वृत्तांत जो कि आत्मकथा विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। निज वृत्तांत आत्मकथा के रचनाकार अंबिकादत्त व्यास जी हैं और इसका समय जो है वो 1901 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है अखरावट, मधुमालती, चित्रावली या ज्ञानदीप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चित्रावली को पद्मावत की छाया कहा गया है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि चित्रावली किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है? पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। जिन साथियों ने इसे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारी क्लासेस जो है वो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। बिल्कुल सही। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है, 1613 ईस्वी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अखरावट किसकी रचना है, बताइए। बिल्कुल सही, अखरावट जायसी की रचना है। मधुमालती अभी मैंने आपको बताया था, बताइए मधुमालती के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, मंजन की रचना है मधुमालती। और ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो शेख नबी है।
हमारा अगला प्रश्न है, आपके पास, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? आपके पास ऑप्शन है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या सिंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया, इसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, दक्षिण भारत। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है द्वापर 1936, साकेत 1931, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। ये चारों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की है। आपको बताना है कि किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, उसका चयन करना है और साथ में फिर उसका प्रकाशन वर्ष भी बताना है आपको। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, जय भारत 1950 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष नहीं है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 1952 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी के मुख्यतः कितने तत्व माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 1, 4, 6 या 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कहानी के मुख्यतः कितने तत्व माने जाते हैं और उन तत्वों के नाम भी बताने हैं। हो सकता है अगली बार आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि इनमें से कहानी का तत्व कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कहानी के तत्व हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, कहानी के मुख्यतः 6 तत्व माने जाते हैं। बताइए कौन कौन से हैं? शाबाश। चलिए मैं बता देती हूं आपको। नंबर 1 कथा वस्तु, चरित्र चित्रण। पहला होगा हमारा कथा वस्तु, ठीक है। दूसरा होगा हमारा चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, चौथा है देशकाल या वातावरण, ठीक है। पांचवा है संवाद और छठा है शैली, ठीक है। तो ये 6 तत्व जो है वो कहानी के माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल या वातावरण, संवाद और शैली। हमारा अगला प्रश्न है सॉरी, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? कौन सा समास होता है वो? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिरा शर्मा का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शन है ठिकरे की मंगनी, मुझे माफ करना, प्रेम कहानी या महाभोज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा का है? ये चारों जो रचनाएं दी गई है ये उपन्यास विधा की है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। नासिरा शर्मा का उपन्यास कौन सा है? ठिकरे की मंगनी है, ठीक है। और इसका समय क्या माना जाता है? 1989 ईस्वी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मुझे माफ करना, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। मुझे माफ करना, बिल्कुल सही, दिनेश नंदिनी डालमिया का उपन्यास है ये, 1974 ईस्वी का। मुझे माफ करना दिनेश नंदिनी डालमिया का उपन्यास है, 1974 ईस्वी का। प्रेम कहानी ममता कालिया का उपन्यास है, 1980 ईस्वी का, ठीक है। प्रेम कहानी ममता कालिया का उपन्यास है, 1980 ईस्वी का। महाभोज, ये आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महाभोज किसका उपन्यास है। बताइए। बिल्कुल सही, महाभोज के रचनाकार कौन है? मनु भंडारी है। और इसका समय क्या माना जाता है? बताइए इसका समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही, 1979 ईस्वी।
हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है, मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन दिया गया है आपके पास, मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से त्रिलोचन की रचना है। आपके पास ये रचनाएं दी गई है, तालाब की मछलियां, पंख और पतवार, अर्धान या जमुंजल तुम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना त्रिलोचन जी की है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। त्रिलोचन की रचना कौन सी है? तो अर्धान है। और इसका समय क्या माना जाता है? अर्धान का 1984 ईस्वी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि तालाब की मछलियां, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। तालाब की मछलियां नागार्जुन जी की रचना है 1975 ईस्वी की। और पंख और पतवार, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। पंख और पतवार, शाबाश, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है 1979 ईस्वी की। जमुंजल तुम, इसके रचनाकार कौन है? पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बिल्कुल सही। जमुंजल तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है 1984 ईस्वी की। ठीक है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम बताना है आपने। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।